शहर से बहुत दूर केल्विन और एमिली ने एक घर खरीदा था जो कि बहुत कम पैसों में इन लोगों को मिल गया था। ये घर तो था बहुत पुराना, मगर थोड़ा बहुत काम कराने के बाद ये बिल्कुल नया जैसा हो गया था। ये दोनों बहुत खुश थे। आप सामान लेकर के आए, मैं अंदर जा रही हूँ। इन दोनों का ही शौक था कि शहर से दूर एक फार्म पर रहें और आज इनका ये ख्वाब पूरा होने वाला था, मगर इनको नहीं मालूम था कि इनके साथ अब बहुत बुरा होने वाला था। घर की पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसको इन लोगों ने बेडरूम बना लिया था और रात में ये लोग आराम से सो रहे थे कि अचानक एक बहुत जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। एमिली की आंख खुल गई और वो बोली, केल्विन, केल्विन, उठें, देखे कैसी आवाज आई है। केल्विन आंखें मलता हुआ उठा और बोला, कैसी आवाज? किसी चीज के गिरने की बड़ी जोर की आवाज थी। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। ऐसी जगह रहने का एक नुकसान ये भी था कि अक्सर जंगली जानवर घरों में खाने की तलाश में घुस जाते थे। केल्विन ने नीचे आकर के हर जगह देखा, मगर उसे जमीन पर गिरी हुई कोई भी चीज नजर नहीं आई। केल्विन ने घर के खिड़की दरवाजे सब चेक किए, सब के सब लॉक थे। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आवाज कहाँ से आई, घर के अंदर से या घर के बाहर से। फिर ये वापस सोने के लिए चला गया। अभी इन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से बड़ी जोर की एक आवाज आई। इस दफा आवाज तो केल्विन ने भी सुनी। उसने फौरन से घर की लाइटें खोली और नीचे की तरफ भागता हुआ आया। केल्विन ने नीचे आकर के इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे खिड़की के पास से कुछ ठंडी हवा आई तो उसने सोचा कि शायद खिड़की खुली रह गई है। वो जब खिड़की के पास आया तो उसने देखा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। बहुत ही अजीब सी शक्ल की औरत इसी की तरफ देख रही थी। एमिली की चीखने की आवाज सुनकर के केल्विन फौरन से ऊपर कमरे की तरफ भागा। एमिली खिड़की से बाहर देख करके जोर जोर से चीख रही थी। केल्विन कमरे में भागता हुआ आया और बोला, क्या हुआ एमिली, तुम क्यों चीख रही हो? केल्विन, ये कौन औरत है जो यहाँ पे खड़ी हुई है? वो अजीब सी औरत अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी और वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके एमिली की तरफ देख रही थी। एमिली, तुम यहीं कमरे में रहना, मैं देख करके आता हूँ ये कौन है। केल्विन को डर नहीं लग रहा था, बल्कि इसे तो गुस्सा आ रहा था कि ये कौन औरत है जो इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गई है। केल्विन भागता हुआ यहाँ पर आया। एमिली उसे ऊपर से देख रही थी, मगर वो औरत यहाँ से कहीं जा चुकी थी। केल्विन उस औरत को ढूंढने के लिए अंधेरे में आगे बढ़ता रहा, मगर अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। केल्विन फिर यहीं पे रुक गया क्योंकि आगे जाने में खतरा भी था। फिर इस रात वो अजीब सी औरत दोबारा नजर नहीं आई और अगला दिन भी सुकून से गुजर गया। फिर अगले दिन रात में केल्विन और एमिली को नींद नहीं आ रही थी और रात में देर तक टीवी देख रहे थे। एमिली कुछ कह नहीं रही थी, मगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। एमिली बोली, अरे ये क्या हो गया? अरे डर क्यों रही हो, बिजली चली गई है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं देख करके आता हूँ। फिर केल्विन उठ करके बाहर गया और जाकर के चेक करने लगा कि प्रॉब्लम क्या है। घर का मसला नहीं था, पीछे से ही बिजली नहीं आ रही थी। फिर वो वापस घर के अंदर चला गया। केल्विन ने सोचा कि उसे मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी। वो किचन में जाने लगा तो उसने देखा कि एमिली अभी तक वहीं बैठी हुई है। वो बोला, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर के आता हूँ। किचन के ड्रॉर्स में मोमबत्ती ढूंढते हुए ये बोला, अरे मोमबत्ती कहाँ रखी है, नजर ही नहीं आ रही। अरे शुक्र है लाइट आ गई। अरे डरा दिया तुमने मुझे। एमिली अचानक से किचन में आ गई थी, शायद मोमबत्ती ढूंढने के लिए। केल्विन ने कहा, मुझे ऐसा लगा था कि तुम अभी वहीं सोफे पर बैठी हुई हो। बहुत देर हो गई है, चलो अब ऊपर चल करके सोते हैं। फिर ये दोनों ऊपर कमरे में आ गए। एमिली तो फौरन से सो गई, मगर केल्विन को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रहा था।
फिर वही हुआ जिसका डर था। नीचे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। केल्विन फौरन से कमरे से निकल करके नीचे की तरफ भागा, जबकि एमिली आराम से बिस्तर पर सोती रही। केल्विन तेजी से नीचे भागता हुआ आया, मगर सामने देख करके डर गया क्योंकि एमिली तो नीचे खड़ी हुई थी। एमिली ने कहा, अरे मेरी नीचे आंख लग गई थी और मैं सोफे पर ही सो गई थी और लाइट आ गई थी, तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अकेले ऊपर क्यों चले गए आप? एमिली, तुम नीचे हो? अरे क्या हो गया है आपको? इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हैं? क्या कोई भूत देख लिया है? एमिली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम यहाँ नीचे हो तो हमारे बिस्तर पर ऊपर कौन लेटा हुआ है? फिर ये दोनों आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ गए। इन्होंने कमरे का दरवाजे को खोला तो बिस्तर पे कोई लेटा हुआ था। आखिर ये कौन है जो इनके बिस्तर पे लेटा हुआ है और जिसको केल्विन एमिली समझ रहा था? ये तो वही औरत थी जो पहले इनको दिखी थी। फिर ये दोनों फौरन से यहां से भागे। भाग करके ये लोग घर से बाहर आ गए। शुक्र है वो औरत इनके पीछे नहीं आ रही थी। एमिली ने कहा, पुलिस को कॉल करें फौरन से। शुक्र है केल्विन के पास फोन था। उसने फौरन से पुलिस को कॉल की और सारी बात बताई, मगर पुलिस ने यहां आने से मना कर दिया। क्या मतलब? अब हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? सर, हम पुलिस हैं, हमारा काम जिन भूत को पकड़ना नहीं है। सॉरी, आप किसी और से मदद मांगिए। एमिली ने कहा, फ्रेंड्स को कॉल करें और उन्हें यहाँ बुलाएं। फिर केल्विन ने अपने दोस्तों को कॉल की और यहाँ आने को कहा। दोस्तों को आने में बहुत देर हो गई, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब दोस्त आ गए तो सब घर के अंदर चले गए। एक दोस्त ने केल्विन को कहा, यार हमने तो पूरा घर छान मारा मगर हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि वो औरत सिर्फ रात में आती हो। एमिली अपना सामान लेकर के नीचे आ गई और उसने कहा, केल्विन हमें ये घर छोड़ना होगा। मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिर एमिली तो यहाँ से चली गई, मगर केल्विन ने जाने से मना कर दिया। केल्विन चाहता था कि किसी भी तरह उस बला से जान छूट जाए ताकि वो एमिली के साथ सुकून से इस घर में रह सके। केल्विन घर में अकेला बैठा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि आखिर इतने सस्ते में उसको घर ये कैसे मिल गया। फिर उसी वक्त घर की बेल बजी। केल्विन के दोस्त ने चर्च से एक फादर को भेजा था जो कि शायद इनकी मदद कर सकता था। केल्विन फादर को ऊपर कमरे में लेकर के आया और उन्हें सारी बात बताई। फादर ने सारी बात बड़े गौर से सुनी और फिर कहा, केल्विन आप मेरी बात माने तो इस घर को फौरन से छोड़ दें, क्योंकि इस घर में जिन्नात का साया है और वो मखलूक आपको नुकसान पहुंचाएगी और आपको यहाँ नहीं रहने देगी। फादर, मैंने आपको इसलिए यहाँ नहीं बुलाया कि आप कहें कि मैं इस घर को छोड़ दूँ। आप ये बताइए कि आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं इस घर को पाक कर देता हूँ, मगर याद रखिए वो औरत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फादर ने फिर घर को पाक किया और ये कह करके चले गए कि अपना ख्याल रखिएगा, अब इस घर में कोई बला नहीं है। रात में केल्विन एमिली को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो केल्विन ने सोचा कि उसे वॉइस मैसेज भेज दूँ। हेलो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। चर्च से फादर आए थे, उन्होंने घर को ठीक कर दिया है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। प्लीज़ घर वापस आ जाओ। मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। केल्विन को अकेले में डर लग रहा था और वो अपने कमरे में भी नहीं था, नीचे टीवी के सामने बैठा हुआ था। फिर बहुत देर बैठे रहने के बाद उसे आखिर नींद आ गई। घर के बाहर कोई था जो आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे के करीब आ रहा था। केल्विन ने उठ करके जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी हुई थी। अरे ये तो ख्वाब था। अब वाकई दरवाजे पर जोर जोर से बेल बज रही थी। एमिली। केल्विन समझ गया कि ये एमिली होगी। उसने भाग करके दरवाजा खोला तो एमिली को देख करके खुश हो गया और फिर बोला, अब ये घर सेफ है, डरने की कोई बात नहीं। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हुई हो? अंदर आओ ना। एमिली फिर बगैर कुछ कहे घर के अंदर आ गई और सीधा सीढ़ियों से ऊपर चली गई।
केल्विन भी फिर ऊपर जाकर के एमिली के साथ लेट गया। उसको थोड़ा डर तो लग रहा था और वो जागना चाह रहा था, मगर थक इतना गया था कि वो फौरन ही सो गया। फिर आखिरकार सुबह हो गई। केल्विन अभी तक सो रहा था, मगर एमिली बिस्तर पे नहीं थी। केल्विन का फोन बज रहा था, उसे एमिली कॉल कर रही थी। केल्विन आंखें मलता हुआ उठा और फोन स्पीकर पर करके बोला, हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों कर रही हो मुझे? केल्विन, आप ठीक हैं? क्या मतलब मैं कहाँ हूँ? मैं अपनी अम्मी क्या हूँ और कहाँ? केल्विन, हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? केल्विन जैसे यहां से भागा तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सामने वही औरत केल्विन का रास्ता रोक करके खड़ी हुई थी। केल्विन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो खिड़की के पास गया और जोर जोर से चीखने लगा, मगर उसकी मदद के लिए इस वीराने में कौन आता? फिर आखिर इस औरत ने केल्विन को पकड़ ही लिया। एमिली फोन पर केल्विन की चीखने की आवाजें सुन रही थी और कह रही थी, केल्विन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूं, तुम परेशान मत हो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। फादर ने उस औरत को इस घर से निकाल तो दिया था, मगर केल्विन ने एमिली समझ करके उसको खुद अपने घर में घुसा लिया। ये औरत अपने अलावा इस घर में किसी को भी नहीं रहने देगी। पीटर बेटा, मुंह खोलिए। शाबाश, ठीक है बेटा। मिस्टर और मिसेस जॉनसन, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो बोलता क्यों नहीं? इसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हों। देखिएगा एक दिन ये बात करना शुरू कर देगा। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। तुम कोने में जाकर के 10 तक गिनती गिनो, जब तक हम लोग छुपते हैं, ठीक है? पीटर अपने घर के पास बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था। अरे, ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रहा था? ए, तुम्हें क्या पता नहीं कि ये बेचारा सुन तो सकता है मगर बोल नहीं सकता? पीटर हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो छोटा था तो बीमार पड़ गया था, और जब वो ठीक हुआ तो फिर वो उसके बाद कभी बोल नहीं सका। और इसी वजह से इसके मम्मी डैडी बहुत परेशान रहते थे। अच्छा बेटा, डैडी बोलो। डैडी, डैडी। शाबाश, अब तुम बोलो। ही, ही। कोई बात नहीं बेटा, अब बोलो। मम्मी, मम्मी। शाबाश, अब तुम बोलो। अरे बेटा, तुम हमारे होंठ देखो कैसे हिल रहे हैं, तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। पीटर बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे बोला ही नहीं जा रहा था। जब डैडी ने जोर दिया तो वो फिर नाराज होकर के वहां से चला गया। इसके मम्मी डैडी बस ये चाहते थे कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह से बातें किया करे। पीटर 7 साल का होने वाला था। उसके मम्मी डैडी उसको टॉय दिलाने के लिए टॉय स्टोर ले आए थे। उसे लगता है एक टॉय पसंद आ गया और वो उसे देख करके बहुत खुश हो रहा था। ये रोबोट्स थे जो साइज में काफी बड़े थे और देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। क्या हुआ बेटा, आपको ये पसंद आ गया है? ठीक है, मैं पूछता हूँ उसके बारे में। भाई साहब, इस टॉय के बारे में बताइए जरा। सर, ये दुनिया का पहला टॉय है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। ये टॉय देख भी सकता है, आपकी बात समझ भी सकता है और आपको जवाब भी दे सकता है। यह आपके बच्चे के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। यह आपके बच्चे से बात भी करेगा और आपके बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। मगर ये तो काफी महंगा है। अरे, पीटर को पसंद आ रहा है, प्लीज आप ले लीजिए। ठीक है भाई, इसे पैक कर दो। फिर ये लोग खुशी खुशी इस रोबोट को लेकर के घर जाने लगे, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि किस बला को ये लोग अपने घर लेकर के जा रहे हैं। डैडी इसे ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये है बटन, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। हाँ, हो गया ये ऑन। अरे, क्या कर रहा है ये? रोबोट में से म्यूजिक बज रही थी और इसने ऑन होते ही डांस शुरू कर दिया।
सब इसे देख करके बहुत खुश हो रहे थे, खास करके पीटर। रोबोट को देख करके ये लोग और हैरान हो गए जब उसने इन लोगों से बोला, हेलो, मेरा नाम डेव है। आप लोग कौन हैं? मम्मी ने कहा, हम पीटर के मम्मी डैडी हैं। पीटर आज 7 इयर्स का हो गया है। टॉय शॉप से हम तुम्हें पीटर के लिए लेकर के आए हैं। ये सुनकर के डेव खुश हुआ और आगे बढ़ करके पीटर से हाथ मिला करके बोला, हैप्पी बर्थडे पीटर, आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर आज से पीटर और डेव रोबोट एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। दोनों मिलकर के खेलते थे। पीटर घर के बाहर भी दूसरों बच्चों के बजाय डेव के साथ ही खेलता था। और जब रात हो जाती तो डेव पीटर को मजे मजे की कहानी सुनाता, जब तक के पीटर को नींद नहीं आ जाती। और जब पीटर सो जाता तो डेव वहीं पर खड़ा रहता। उसे खुद आराम की जरूरत नहीं थी, बस उसे कुछ दिन के बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ती थी। एक दिन पीटर डेव के साथ पार्क में था तो 2 बच्चे इसके रोबोट को देखने के लिए आ गए थे। डेव इनको डांस करके दिखा रहा था। एक बच्चे ने बोला, ये तो बहुत कूल टॉय है, ये तो बहुत महंगा भी होगा। मेरा नाम डेव है, मैं पीटर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरा डांस कैसा लगा? अरे पीटर, ये तो तुमसे भी अच्छा है, कम से कम बोल तो सकता है। ये बात पीटर को बुरी लगी और इन बच्चों को पीटर पर हंसते हुए देख करके डेव को न जाने क्या हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया और फिर उसने आगे बढ़ करके इस बच्चे को एक जोर से मारा। मुक्का खाते ही ये बच्चा रोने लगा और फिर ये दोनों लड़के यहाँ से डर करके भाग गए। पीटर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर डेव ऐसा कैसे कर सकता है। पीटर फिर डेव से नाराज हो गया और रात तक फिर उसने उसके साथ कुछ खेला भी नहीं। डेव ने कहा, सॉरी पीटर, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर पीटर ने उसे माफ़ कर दिया तो डेव खुश हो गया। अगले दिन इन लोगों को किसी पार्टी में जाना था। डैडी ने कहा, शुक्र है तुम तो तैयार हुई, मगर ये पीटर कहाँ रह गया। पीटर अपने कमरे में तैयार हो रहा था, बस आता ही होगा। पीटर, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ नीचे। पीटर, पीटर, जल्दी तैयार हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। पीटर तैयार होकर के आ गया। डेव ने उसको कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? पीटर ने इसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। डेव ये सुनकर के उदास हो गया। डेव के अंदर आहिस्ते आहिस्ते इंसानों की तरह फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही थीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक खिलौना था। डेव जब ये देखता कि पीटर के मम्मी डैडी उससे कितना प्यार करते हैं, तो वो भी चाहता कि उसे भी कोई इतना प्यार करे। वो आहिस्ते आहिस्ते अंदर से उदास होता चला गया, क्योंकि उसको पता था कि कभी भी कोई उससे इतना प्यार नहीं करेगा। पीटर जब कभी अपनी मम्मी डैडी के बिस्तर पर जाकर के उनके बीच में लेट जाता और उनसे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनता, तो डेव सोचता कि काश वो भी एक इंसान होता, उसके भी मम्मी डैडी होते, तो उसको भी वो लोग इतना ही प्यार करते। पीटर को खाने में जब भी सब्जियां दी जाती तो वो नहीं खाना चाहता और बहुत नाराज होता। अरे बेटा, सब्जियां खानी चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मम्मी ने आके कहा, पीटर बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि अच्छे बच्चे तो सब्जियां खाते हैं। डेव ने जब ये सुना कि अच्छे बच्चे सब्जियां खाते हैं, तो उसने सोचा कि अगर वो सब्जी खा ले तो वो भी अच्छा बच्चा बन जाएगा। पीटर, मम्मी की बात सुनो, अच्छे बच्चे बनो, मैं तुम्हें सब्जी खा के दिखाता हूँ। अरे ये रोबोट कुछ क्या खा भी सकता है? डेव क्या वाकई खाना खा सकता है? ये इनको नहीं पता था। फिर डेव ने पीटर की प्लेट से एक सब्जी उठाई और फिर मज़े से इसको खाना शुरू हो गया। सब हैरत से डेव को देख रहे थे कि ये कैसा रोबोट है जो खाना भी खा सकता है। डेव ने कहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा। अरे ये क्या, इसमें से तो धुआं निकलने लगा और फिर ये देखते ही देखते खराब हो गया। डैडी फिर इसे फौरन से लेकर के टॉय शॉप पे चले गए और दुकान वाले को सारी बात बताई।
इसने खुद से खाना खाया, ये सुनकर के मुझे बड़ी हैरत हो रही है। खैर, मैंने इसको ठीक कर दिया है, आप इसको ले जाएं। मैं आपकी कंप्लेन कंपनी तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। एक दिन शाम में पीटर और डेव पार्क में खेल रहे थे कि अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई। पीटर ने पलट करके देखा तो उसके मम्मी डैडी गाड़ी में बैठे हुए थे। मम्मी ने कहा, पीटर, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तुम चल रहे हो साथ या डेव के साथ खेलोगे? पीटर ने जैसे ही आइसक्रीम का नाम सुना तो उसने हाँ कर दी और फौरन से भाग करके गाड़ी में बैठ गया और डेव को वहीं अकेला छोड़ दिया। आइसक्रीम खाने के बाद पीटर और पीटर के मम्मी डैडी मूवी देखने के लिए चले गए, जहां इनको बहुत देर हो गई। जबकि डेव वहीं पार्क में खड़ा रहा, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया और थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई। डेव के अंदर हसद और जलन बढ़ती चली जा रही थी। ये सोच रहा था कि अगर पीटर ना हो तो हो सकता है उसके मम्मी डैडी इससे प्यार करने लगें। डेव ने फिर पीटर को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि जब पीटर सो करके उठेगा और नीचे अपनी मम्मी डैडी के पास नाश्ता करने के लिए आएगा, तब डेव उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा देगा। डेव सीढ़ियों पर पीटर का इंतजार कर रहा था। फिर पीटर वहां पर आया तो उसने देखा कि डेव यहाँ पे क्या कर रहा है। पीटर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। पीटर जरा सा भी नहीं हिल रहा था। डैडी उसके पास भाग करके आए और बोले, पीटर बेटा क्या हो गया? उठो बेटा, कैसे गिर गए तुम? उठो उठो। डेव फिर यहाँ से हट गया, इससे पहले कि कोई इसे देख ले। पीटर को अब फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। पीटर को फिर ये लोग हॉस्पिटल ले आए। डैडी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हो गया है? ये होश में क्यों नहीं आ रहा? सर पे हल्की सी चोट आई है जिसकी वजह से बेहोश हो गया है। आप फिक्र नहीं करें, ये अभी होश में आ जाएगा। उसी वक्त पीटर ने हल्के हल्के आंखें खोली तो मम्मी ने उसे कहा, अरे बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे गिर गए? अच्छा, बस आराम करो तुम। पीटर गिरने की वजह से भूल गया था कि डेव ने उसको लात मार करके गिराया था। हॉस्पिटल में एक दिन गुजारने के बाद पीटर घर वापस आ गया था और अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। डेव को इसे जिंदा सलामत देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। पीटर, तुम्हें देख करके खुशी हुई। ये बताओ कि तुम्हें याद है कि तुम कैसे गिरे? पीटर को वाकई याद नहीं था कि वो सीढ़ियों से कैसे गिर गया, मगर डेव सोच रहा था कि अगर इसे याद आ गया तो ये फंस सकता है, इसलिए इसे फौरन से पीटर के साथ कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन रात में पीटर की मम्मी पीटर की नानी से बात कर रही थीं। जी मामा, पीटर अब ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ उसने कुछ बोलना शुरू किया? नहीं मामा, वो ज़रा सा भी कुछ नहीं बोलता। पीटर के ना बोलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। बस ये बोलना शुरू कर दे, मैं और कुछ नहीं चाहती। फिक्र नहीं करो बेटा, एक दिन वो ज़रूर बोलेगा। डेव ये सारी बातें सुन रहा था और उसको एक बात समझ आ गई कि अगर वो पीटर को अपने रास्ते से हटा भी दे तब भी पीटर के मम्मी डैडी इससे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो अपना बच्चा सिर्फ बोलता हुआ चाहिए और कुछ भी नहीं। पीटर आराम से सो रहा था और नहीं जानता था कि डेव इसके साथ अब बहुत बुरा करने जा रहा है। फिर सुबह हो गई। मम्मी डैडी को पता ही नहीं था कि इनके बेचारे बच्चे के साथ रात में हुआ क्या। फिर डैडी ने सर उठा करके देखा, सामने से पीटर आ रहा था। अरे ये क्या? पीटर तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। मम्मी ने उसको कहा, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। पीटर आगे बढ़ा और मम्मी को देख करके बोला, ओके मम्मा। मम्मी को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आया कि पीटर अब बोल सकता है, और डैडी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मम्मी तो खुशी के मारे रो रही थीं। ये दोनों पीटर को गले लगा करके प्यार कर रहे थे। आखिरकार इन लोगों की दुआएं कबूल हो गईं। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलता देख करके ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे। एक लड़के ने पीटर को कहा, यार तुम तो अब बोल सकते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ।
तुम अपने रोबोट दोस्त के साथ अब नहीं खेलते? नहीं, मुझे उसके साथ खेलने में अब मज़ा नहीं आता। मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ खेलूँगा। एक दिन पीटर के डैडी ने पीटर को होमवर्क कराते हुए नोट किया कि ये सब काम बड़ी आसानी से कर रहा है। पीटर, ये सवाल तो मैंने आपको समझाया भी नहीं, फिर आप खुद से कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पीटर ने कहा, डैडी, ये तो बहुत इजी है, ये मुझे खुद ही समझ आ गया। डैडी ये नोट कर रहे थे कि इसके बोलने का स्टाइल कुछ अजीब सा है और जब से इसने बोलना शुरू किया है ये कुछ चेंज हो गया है। एक दिन बाहर पार्क में मम्मी डैडी पीटर के साथ खेल रहे थे। डैडी ने कहा, तुमने पीटर में कुछ नोट किया? ये बोलता कुछ अजीब तरीके से है और इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ बदली बदली लग रही है। मेरा बेटा फिर से बोलने लगा, मैं तो बस इसी बात पर बहुत खुश हूँ। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, इसकी बात करने का तरीका बहुत अजीब सा है और जब से इसने बोलना शुरू किया है ये पहले जैसा नहीं लग रहा। एक दिन रात के 3 बजे पीटर टीवी के आगे बैठा हुआ था। मम्मी को प्यास लगी, वो ऊपर से नीचे आ रही थीं पानी पीने के लिए। घर में अंधेरा हो रहा था, उन्हें लगा कि कोई बैठा हुआ है तो वो डर गईं और उन्होंने बोला, कौन है? पीटर ने आहिस्ते से सर घुमा करके बोला, मामा, मैं हूँ पीटर। अरे बेटा, क्या कर रहे हो तुम इस वक्त? जा कर के सो। पीटर आगे बढ़ता हुआ आया और बोला, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं नीचे आ कर के यहाँ पे बैठ गया। ओके, अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वो सोने के लिए ऊपर चला गया। मम्मी सोच रही थी कि इसको क्या हो गया है। मम्मी ने डैडी को पीटर की रात में टीवी के सामने बैठने वाली बात बता दी थी। दोनों को इस पर शक हो रहा था। डैडी ने पूछा, बेटा तुम अब डेव के साथ क्यों नहीं खेलते? डेव का नाम सुनकर के पीटर को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उससे अब नहीं खेलूँगा। बिल्कुल भी पसंद नहीं? थोड़े दिन पहले तक तो उससे बहुत खेल रहा था, अब क्या हो गया इसको? रोबोट पीटर के कमरे में एक कोने में पड़ा हुआ था। मम्मी डैडी उसे ढूंढने के लिए कमरे में आए। मम्मी ने कहा, रोबोट को ढूंढें, कहाँ है? डैडी ने आगे जाकर के ढूंढा तो उन्हें डेव मिल गया। डैडी ने इसे खड़ा करके ऑन किया, मगर ये जैसे ही ऑन हुआ तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने बोला, ऐसी आवाज़ तो पीटर निकालता था। मम्मी भाग करके फौरन से उसके पास गईं और उससे जाकर के पूछा, तुम ऐसी कैसी आवाज़ निकाल रहे हो? तुम्हारी असली आवाज़ को क्या हो गया डेव? डेव ने इनकी तरफ देख के बोला, डैडी ने उससे पूछा, क्या मजाक है? तुम्हारे में से पीटर की आवाज़ कैसे आ रही है? तुम कौन हो? क्या तुम डेव नहीं हो? अगर तुम डेव नहीं हो तो फिर डेव कौन है? रोबोट ने सामने की तरफ इशारा किया। मम्मी डैडी ने पलट करके देखा तो सामने पीटर खड़ा हुआ था। पीटर ने फिर वही डांस शुरू कर दिया जब डेव को इन्होंने पहली दफा ऑन किया था। पीटर तो ऐसा डांस कर ही नहीं सकता था। क्या ये वाकई रोबोट डेव है? ए, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मुझे मारोगे तो अपने बेटे के जिस्म को मार डालोगे और रोबोट को मारोगे तो अपने बेटे की रूह को मार डालोगे। मम्मी डैडी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस रोबोट को हिफाजत से कहीं रख दें, अब ये आपके किसी काम का नहीं। अब मैं ही आप लोगों का बेटा हूँ जो बोल भी सकता है। आप दोनों को खुश होना चाहिए मेरे प्यारे मम्मी डैडी। बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। एक टैक्सी लंदन शहर की तरफ जा रही थी। जैक पीछे आराम से बैठा हुआ मौसम को एंजॉय कर रहा था। ये दूसरे शहर से लंदन सिर्फ इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इसका सुबह एक जॉब का इंटरव्यू है। शहर पहुंचते पहुंचते जैक को काफी देर हो गई थी और ठंडक भी बहुत ज्यादा हो रही थी।
जैक को एक रात गुजारने के लिए किसी होटल में जाना होगा, किसी महंगे होटल में नहीं, ऐसे होटल में जिसको ये अफोर्ड कर सकता हो। जैक एक होटल की तरफ आगे बढ़ा। उस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था बेड एंड ब्रेकफास्ट। जैक ने सोचा कि चलो अच्छा है, यहाँ रात रुक भी जाएगा और सुबह का नाश्ता भी मिल जाएगा। जैक के दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही यहाँ का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत सामने आकर के बोली, तुम्हें रूम मिल जाएगा, अंदर आ जाओ और आते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। ये कहकर के वो औरत अंदर चली गई। जैक ने सोचा कि अभी रात में वो दूसरे होटल कहाँ ढूंढेगा, उसे अंदर चले जाना चाहिए। जैक ने अंदर आकर के चारों तरफ देखा। एक तरफ पिंजरे में तोता रखा हुआ था और घर भी काफ़ी साफ लग रहा था। और अच्छी बात ये थी कि घर अंदर से काफ़ी गर्म हो रहा था। एक तरफ कोने में आग लगी हुई थी और उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। इस औरत ने जैक को बताया, एक रात रुकने का 5 पाउंड है, जिसमें नाश्ता भी शामिल है। जैक कुछ सोच करके बोला, पैसे तो ठीक हैं, मगर मैं पहले यहाँ का रूम देखना चाहता हूँ। ये बात इस औरत को पसंद नहीं आई और बोली, ठीक है, फिर आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। जैक तो सिर्फ इसलिए कमरा देखना चाहता था कि कहीं सस्ते के चक्कर में वो खराब या गंदा कमरा ना ले ले। कमरा दिखाने के लिए वो औरत इसे सीढ़ियों से ऊपर ले गई। फर्स्ट फ्लोर पर आकर के इस औरत ने जैक को कहा, इस फ्लोर पर एक कमरा मेरा है और दूसरे कमरे में कुछ मेहमान रहते हैं। तुम्हारा रूम ऊपर है, आ जाओ मेरे पीछे। जैक फिर इस औरत के पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया। जैक ने जब कमरा देखा तो उसे कमरा पसंद आया। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, कमरा भी साफ सुथरा था और यहाँ ठंडक भी नहीं थी। कैसा लगा रूम तुमको? जी कमरा तो साफ सुथरा है, मुझे पसंद आया। अच्छी बात है, फिर तुम अपना सामान रख करके थोड़ी देर में नीचे आ जाओ। तुमने गेस्ट बुक साइन नहीं की जिसमें तुम्हें अपना नाम और एड्रेस लिखना होगा। ये कह कर के वो औरत चली गई। जैक खुश हो रहा था कि चलो कम पैसों में इसे अच्छा रूम मिल गया। यह आंटी नीचे किचन में कुछ काम कर रही थीं। जैक मुंह हाथ धो करके थोड़ी देर में नीचे आया और बोला, मुझे अपना नाम और एड्रेस कहाँ पे लिखना है? तोते के बराबर में डायरी रखी हुई है, उसमें लिख दो। जैक अपना नाम और पता डायरी में लिखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने नोट किया कि पिंजरे में जो तोता है वो कुछ अजीब सा है। जैक ने डायरी में पहले से कुछ लिखे हुए नाम देखे तो वो बोला, 2 साल पहले क्रिस्टोफर ऑक्सफोर्ड से और पिछले साल मैनचेस्टर से ग्रेगरी। ये नाम तो मैंने कहीं सुने हुए हैं। मुझे कॉफ़ी पीनी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी बना दूं। आओ बैठ कर के कॉफ़ी पीते हैं। ओह थैंक यू सो मच। ये जो डायरी में 2 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, क्रिस्टोफर ऑक्सफोर्ड से और ग्रेगरी मैनचेस्टर शहर से, ये नाम मैंने कहीं सुने हुए हैं। शायद ये दोनों कोई मशहूर लोग थे जो आपके यहाँ आए थे। नहीं नहीं, तुम्हें गलत याद है। वो दोनों तो ज़रा भी मशहूर नहीं थे। वो दोनों तो बस तुम्हारी तरह नौजवान थे। बैठो यहाँ पर, आओ कॉफ़ी पी लो। जी जी मैं पीता हूँ कॉफ़ी। ये बताइए, ये जो पिंजरे में तोता है ये देखने में तो असली लग रहा है, मगर हिल क्यों नहीं रहा? अरे ये मेरा तोता था। जब ये मर गया तो मैंने इसे महफूज करके पिंजरे में रख दिया। अरे आप में तो बहुत टैलेंट है। पहली नज़र में तो इस तोते को देख के लगता है कि जैसे ये जिंदा हो। टैक्सीडर्मी कहते हैं इस काम को। तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। जैक फिर जाकर के इनके साथ बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। इन आंटी ने जैक से पूछा, तुमने अपना नाम डायरी में लिख दिया? क्या नाम है तुम्हारा और लंदन किस लिए आए हो तुम? मेरा नाम जैक है। कल सुबह मेरा जॉब का इंटरव्यू है, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ।
कॉफ़ी कैसी है? जी कॉफ़ी अच्छी बनाई है आपने। मुझे याद आ गया वो दोनों नाम जो आपकी डायरी में लिखे हुए हैं, क्रिस्टोफर ऑक्सफोर्ड से और ग्रेगरी मैनचेस्टर से। ये दोनों नाम मैंने अखबार में कहीं पढ़े हैं। ये जो कुत्ता है, इसे लगता है तुमने गौर से नहीं देखा। अरे उस वक्त से मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये सो रहा है। आपने तो वाकई कमाल कर दिया। ये तो देखने में बिल्कुल ज़िंदा लग रहा है। मरी हुई चीज़ों को इस हाल में रखना कि वो देखने में ज़िंदा लगें, ये तो काफ़ी मुश्किल काम होगा और ये करने में आपको तो काफ़ी टाइम लगता होगा। हाँ, वक्त तो लगता है, मगर मुझे ये काम अच्छा लगता है क्योंकि जो आपको पसंद होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हो जाते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं कुछ दिन पहले ही 22 इयर्स का हुआ हूँ। वाह, तुम तो अभी बहुत यंग हो। क्रिस्टोफर जब यहाँ आया था तो वो भी 22 इयर्स का था और ग्रेगरी 24 इयर्स का। इतने सालों में आपके यहाँ सिर्फ 2 ही गेस्ट आए। आप ज़्यादा लोगों को घर में नहीं रखती क्या? ठीक कह रहे हो तुम। मुझे बस जो लोग पसंद आते हैं मैं उन्हीं को किराए पे घर देती हूँ। जैक अचानक खड़ा हो गया और बोला, अरे मुझे याद आ गया कि मैंने इनके नाम कहाँ पढ़े थे। इन दोनों के नाम अखबार में आए थे कि क्रिस्टोफर 2 साल पहले और ग्रेगरी 1 साल पहले लंदन आया था और फिर ये लोग गायब हो गए। पुलिस इन्हें ढूंढ रही है मगर किसी को नहीं मालूम ये कहाँ चले गए। अरे ये अखबार वाले भी ना जो दिल में आता है लिख देते हैं। क्रिस्टोफर और ग्रेगरी कोई गायब नहीं हुए हैं, ये दोनों तो मेरे साथ रह रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? ये दोनों आपके यहाँ हैं और घर वाले इनके परेशान हो रहे हैं इनके लिए। तुम्हारे लिए और कॉफ़ी बनाऊं क्या? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर सा आने लगा। ये मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे सांस नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो रहा है मुझे? मेरे जैक, तुम्हें क्या हो गया? तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टोफर, ग्रेगरी, आप लोगों के कमरे में कल से एक नया लड़का रहेगा। रात बहुत हो गई है, अब आप दोनों को सो जाना चाहिए। मुझे सारी रात काम है। गुड नाइट, सो जाओ, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। फिर ये क्रिस्टोफर और ग्रेगरी को गुड नाइट कह करके यहाँ से चली गई। ग्रेगरी आराम से बिस्तर पर लिटा हुआ था जबकि क्रिस्टोफर बिस्तर पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। मगर ये दोनों ज़रा सा भी नहीं हिल रहे थे, और हिलते भी कैसे, क्योंकि ये दोनों तो जिंदा ही नहीं थे। जैक, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अब ठीक हो जाओगे और हमेशा के लिए 22 साल के ही रहोगे। बहुत दिनों के बाद कोई मुझे इतना पसंद आया जिसे मैं अपने घर में हमेशा के लिए रख सकती हूँ। डॉक्टर वॉकर एक साइकाइट्रिस्ट थे जो कि एक पेशेंट को अपने क्लिनिक में देख रहे थे। इनके पास ऐसे मरीज आते जिनकी दिमागी हालत यानी कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता। रोज एक ही भयानक सपना देख देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। डॉक्टर वॉकर ने इनको कहा, मैंने जो बातें आपको बताई हैं आप उस पर अमल करें और मैंने जो दवाएं लिख करके दी हैं उसे ज़रूर से खाइएगा। 2 हफ्ते के बाद आप फिर से मुझे आकर के दिखाइएगा, ठीक है? फिर ये मरीज यहाँ से उठ करके चला गया। आज के दिन का डॉक्टर वॉकर का यह आखिरी पेशेंट था। डॉक्टर वॉकर काफ़ी थक गए थे और देर भी बहुत हो गई थी और उनके घर जाने का वक्त हो गया था। फिर अचानक इन्हें बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। क्लिनिक का टाइम ख़त्म हो गया है, वैसे भी आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था।
प्लीज मुझे डॉक्टर साहब से जरूर मिलना है। आप यहीं पे रुकें, मुझे पहले डॉक्टर साहब से पूछना होगा। डॉक्टर साहब की सेक्रेटरी गुस्से में अंदर आई। क्या हुआ क्लेरिस, क्या मसला है? सर, एक पेशेंट बगैर अपॉइंटमेंट के आ गए हैं। मैंने उनको कहा भी कि क्लिनिक का टाइम खत्म हो गया है, मगर वो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर साहब से जरूर मिलना है। चलो ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो, मैं देख लेता हूँ इन्हें। क्लेरिस, ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ, मैं खुद से क्लिनिक बंद करके आ जाऊंगा। क्लेरिस ने फिर बाहर जाकर के उस पेशेंट को कहा कि आप अंदर चले जाएं, डॉक्टर साहब आपको देख लेंगे। फिर ये मरीज अंदर आ गया। ये एक बूढ़ा सा आदमी था जो कि बहुत लंबा और दुबला पतला था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। डॉक्टर वॉकर ने इसे देख करके कहा, आ जाइए, बैठिए यहाँ पर, आप इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं? फिर इस आदमी ने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब, मेरा नाम जैस्पर है और कई रातों से मैं एक ही ख्वाब बार बार देख रहा हूँ और वो इतना भयानक ख्वाब होता है जिसकी वजह से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डॉक्टर वॉकर ने आहिस्ते से बोला, इनको भी डरावने ख्वाब आ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप अपने भयानक सपने के बारे में मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, मैंने सपने में देखा जो शहर से थोड़ा दूर कब्रिस्तान है जहां कोई दफन नहीं होता, वहां मैं चांदनी रात में अकेले उस कब्रिस्तान के अंदर जा रहा हूं। कब्रिस्तान के अंदर कब्रें टूटी फूटी हैं और मैं न जाने क्यों अंदर चलता चला जा रहा हूं। फिर मुझे आगे एक कमरा नजर आया जिसके अंदर कुछ रोशनी जलती हुई नजर आई। उस कमरे के अंदर एक दरवाजा है और जब मैं उसको खोलता हूँ तो देखता हूँ कि वहां से एक रास्ता सीढ़ियों के जरिए नीचे जा रहा है। ये ख्वाब आपको कितने दिनों से दिखाई दे रहा है? ये ख्वाब मैं मुसलसल 10 रातों से रोजाना देख रहा हूँ। अच्छा, आगे बताइए कि ख्वाब में आगे क्या होता है? फिर मैं सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूँ। वहाँ एक अजीब सी बदबू होती है जैसे किसी गोश्त के सड़ने की। मैं आगे जाता हूँ, आगे काफी अंधेरा होता है। ये क्या हो गया? ये तो बिजली चली गई। आप परेशान मत हो, आगे बताइए कि आपके सपने में क्या हुआ? वहाँ नीचे बहुत सारे रास्ते थे। मैं आगे बढ़ता चला गया। शुरू में तो मुझे लगा कि जैसे वहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा था, मगर मैंने गौर से जब सुना तो मुझे किसी की आवाज़ आने लगी, तो मैं उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे भूखे जानवर कुछ खा रहे हों। फिर मैंने आगे जाके देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। मुझे सामने खड़े हुए गौल नजर आए। गौल? गौल ये क्या होते हैं? डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते कि गौल क्या होते हैं? ये जिन्नात की नस्ल के होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ इंसान खाना पसंद होते हैं। गौल कब्रिस्तान के नीचे अपना घर बनाते हैं और जो लोग अपने प्यारों को कब्र में दफन करके जाते हैं तो ये गौल कब्रों में से इनको निकाल करके खा लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब मैंने अपने सपने में देखा कि गौल इंसानों को खा रहे हैं तो मेरी चीख निकल जाती है। मेरे चीखने की आवाज़ सुन करके वो सब के सब मेरे पीछे भागते हैं और उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरा इलाज करें वरना मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर वॉकर इसकी सारी बात गौर से सुनने के बाद कुछ सोचते रहे और फिर बोले, ऐसा करते हैं कि मैं और आप अभी कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान? मगर क्यों? देखें, ये सारी बातें जो आपने मुझे बताई ये एक ख्वाब है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब आप मेरे साथ कब्रिस्तान जाएंगे और वहाँ अपनी आंखों से देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं, तो आपका डर खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जैस्पर डॉक्टर साहब की बात पे गौर करता रहा। फिर उसने सोचा कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं और फिर उसने इनके साथ कब्रिस्तान जाने की हामी भर ली। फिर डॉक्टर वॉकर जैस्पर को अपनी गाड़ी में लेकर के कब्रिस्तान जा रहे थे जो इनकी क्लिनिक से ज़्यादा दूर नहीं था। जैस्पर, आपका घर कहाँ है? मेरा घर कब्रिस्तान के पास ही है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब जैस्पर को लेकर के
कब्रिस्तान पहुंच गए। डॉक्टर वॉकर ने जैस्पर से पूछा, क्या आप अपने सपने में इसी कब्रिस्तान को देख रहे थे? डरिए मत, हम अंदर चलते हैं, उसी रास्ते पर जो रास्ता आपको सपने में दिखाई देता है। मिस्टर जैस्पर अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे, मगर डॉक्टर वॉकर के कहने पर वो अंदर जाने लगे। डॉक्टर वॉकर इनके पीछे पीछे चलने लगे। डॉक्टर साहब ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें टूटी फूटी हैं और एक कब्र तो खुदी हुई है। और अब सवाल ये होता है कि आखिर इसमें जो दफन था वो गया कहाँ? ये कब्रिस्तान एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था, जिस पर सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं। ऊपर एक कमरा बना हुआ था जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मिस्टर जैस्पर उस कमरे के बाहर जाकर के रुक गए। डॉक्टर वॉकर ने जैस्पर से पूछा, क्या यही वो कमरा है जो आपको ख्वाब में नजर आया था? ठीक है, फिर अंदर चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मिस्टर जैस्पर की तो अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस्टर जैस्पर हिम्मत करके अंदर आए। अंदर इस कमरे के एक कब्र थी और कब्र के पीछे एक दरवाजा। मिस्टर जैस्पर तो खौफ से कांप रहे थे और डॉक्टर वॉकर ये सोच रहे थे कि वाकई यहाँ तो इस कमरे में एक दरवाजा है और इसके पीछे क्या है ये तो जा करके ही पता चलेगा। डॉक्टर वॉकर ने दरवाजे को खोला तो जैसा जैस्पर ने अपने ख्वाब में देखा था वैसे ही सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। डॉक्टर वॉकर को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो फौरन से सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ गए। नीचे वाकई सड़े हुए गोश्त की बदबू थी। पीछे दरवाजा खुद से जोर से बंद हो गया। डॉक्टर वॉकर ने कहा, हवा चलने से बंद हो गया होगा। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा नीचे देख लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। फिर डॉक्टर और जैस्पर अंदर जाकर के देखने लगे। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और इसके नीचे ये खंडरात थे, इसके बारे में मुझे पता था, मगर मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। मगर देखें, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका वहम था। चले आगे चलते हैं। अरे ये क्या? एक बहुत अजीब सी आवाज़ आई और फिर उसके बाद सामने से बहुत सारे चूहे निकल करके आने लगे। अरे मैं तो बिला वजह डर गया, यहाँ पे तो सिर्फ मोटे मोटे चूहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपने अजीब सी आवाज़ नहीं सुनी? अब डरे मत, इतने सारे चूहों की आवाज़ थी और कुछ भी नहीं। अरे डॉक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? सामने से जिन्नात की आवाज़ आ रही है। ऐसा करें कि आप यहीं पे खड़े रहें, मैं आगे जाकर के देखता हूँ कि आगे क्या है। फिर डॉक्टर वॉकर बगैर डरे हुए आगे अंधेरे में चलते चले गए। थोड़े दूर आगे जाने के बाद डॉक्टर वॉकर को सामने कुछ रोशनी नजर आई और जब इन्होंने गौर से देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कुछ अजीब से लोग खड़े हुए थे और उनके सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी। डॉक्टर वॉकर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, यहाँ पर तो वाकई गौल थे। डॉक्टर वॉकर आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटने लगे और फिर इन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी। बाहर की तरफ भागते हुए इन्हें जैस्पर मिला। जैस्पर ने इन्हें खौफ में देखा तो बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपका सपना सच है, हमें यहाँ से फौरन से भागना होगा। ए, तुम हंस क्यों रहे हो? कौन हो तुम? लाश को छोड़ करके ये सारे जिन्नात अब डॉक्टर वॉकर के पीछे खड़े हुए थे। डॉक्टर वॉकर जैस्पर के जाल में फंस चुके थे और इनके पास अब भागने का कोई मौका नहीं था। क्या करें डॉक्टर साहब, इस कब्रिस्तान में लोगों ने दफन होना छोड़ दिया है। हमें तो भूख लगती है, इसीलिए बहाने से मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। रात में बहुत तेज बारिश हो रही होती है
और पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत कॉल करके बताती है कि इसके घर के अंदर एक कत्ल हो गया है। पुलिस थोड़ी ही देर में घर पर पहुंच गई थी, मगर तब तक खूनी भाग चुका था। इस लड़की को आखिर किसी ने क्यों मारा? ये तो इस घर में कामकाज के लिए आती थी, खाना पकाना, सफाई करना और सबसे अहम ये कि इस घर में रहने वाली बेवा और माजूर बूढ़ी खातून की खिदमत करना, इनको दवाई पिलाना, खाना खिलाना वगैरह। पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव मैक्सवेल यहाँ पर आ चुके थे। आखिर इस घर में हुआ क्या है, यही बता सकेंगे। सर, फोन कॉल आते ही हम यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँच गए थे, मगर तब तक इसका कत्ल हो चुका था और खूनी यहाँ से भाग चुका था। मगर शुक्र है कि जिन खातून ने हमें फ़ोन किया था उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर हैं। सर, आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, हमें इमरजेंसी में कहीं और जाना है। थैंक यू। शहर में जराइम काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए पुलिस को अभी यहाँ से जाना होगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, डिटेक्टिव यहाँ पर आ गए हैं और वो खूनी का पता लगा लेंगे और आपके लिए दूसरी मेड का इंतज़ाम हम कर देंगे। पुलिस वाले फिर सब के सब यहाँ से चले गए। अब घर में सिर्फ डिटेक्टिव मैक्सवेल और मैडम लूसिया रह गई थीं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने ये नोट किया कि मेड की पीठ पर चाकू का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने घर से भागने की कोशिश की और पीछे से किसी ने उस पर चाकू से वार कर दिया। ये एक छोटा सा घर था। नीचे टीवी लॉन्च, एक किचन और कोने में एक टेलीफोन सेट रखा हुआ था। डिटेक्टिव मैक्सवेल ऊपर मैडम लूसिया के पास गए, जो अपनी मेड के कत्ल हो जाने पर बहुत ज्यादा अफसरदा थीं। मेरा नाम डिटेक्टिव मैक्सवेल है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी मेड को किसी ने मार डाला। मैं आपके घर को ठीक से देखना चाहता हूँ। डिटेक्टिव मैक्सवेल फिर मैडम के कमरे के अंदर चले गए। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो रहा था और बिस्तर के किनारे टेबल पर बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई थीं। इन्होंने दवाई को उठा करके गौर से देखा कि किस बीमारी की दवा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ये सारी मेरी दवाइयाँ हैं। जब आपकी मेड को कोई मार रहा था तो आप घर में कहाँ थीं? मैं ऊपर कमरे में ही थी। बेल बजी, मेड दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो मैंने देखा उस खूनी ने उसको मार डाला। मैं फौरन से कमरे में आकर के बंद हो गई। क्या आपने उस कातिल का चेहरा देखा? आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। ये काम वाली सुबह आती थी और रात में चली जाती। आपके शौहर कहाँ हैं? जी वो तो कई सालों पहले मर गए थे। फिर उस वक्त दरवाजे पर बेल बजी, जिससे मैडम लूसिया डर गईं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने जाकर के दरवाज़ा खोला। डरने की कोई बात नहीं थी। हॉस्पिटल से कुछ लोग आए थे जिनको काम वाले की बॉडी को लेकर के यहाँ से जाना था। इन सब के यहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव मैक्सवेल को याद आया कि यहाँ इस घर में ये पहले भी आ चुके हैं। मैडम लूसिया के शौहर इसी सोफे पर मरे हुए पड़े थे। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने ऊपर जाकर के मैडम को बोला, मुझे याद आया कि इस घर में मैं कई साल पहले भी आया हूँ, जब आपके शौहर का नीचे सोफे पर मर्डर हुआ था। मुझे याद नहीं, आए होंगे आप। मेरे हस्बैंड को नीचे टीवी देखते हुए किसी ने गला दबा करके मार डाला था। जी, मुझे बहुत अफसोस है कि हम उनके कातिल को अभी तक नहीं पकड़ सके। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप यहाँ से कब तक जाएंगे? जी ठीक है, बस मुझे थोड़ा टाइम और दें, मैं फिर चला जाऊँगा। ये बताइए, ये सामने कमरे में क्या है? वो कमरा इस्तेमाल नहीं होता।
पहले जब बच्चे आते थे तो वहीं रुकते थे, अब मेरे पास कोई नहीं आता। मैं जरा उस कमरे को देखना चाहता हूँ। फिर डिटेक्टिव मैक्सवेल उस कमरे के अंदर चले गए। डिटेक्टिव मैक्सवेल को शायद शक हो रहा था कि वो खूनी इस कमरे में ना छुपा हुआ हो। कमरे के अंदर अंधेरा हो रहा था और यहाँ कोई भी नहीं था, खिड़कियां भी बंद थीं। मैडम लूसिया भी व्हीलचेयर को चला करके यहाँ पर आ गई थीं। डिटेक्टिव मैक्सवेल ने उनसे पूछा, क्या आपकी टांगों में जरा सी भी जान नहीं? क्या आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती? डिटेक्टिव, मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो आप क्या हर वक्त ऊपर की मंजिल में रहती हैं, नीचे बिल्कुल नहीं जाती? मेड जब सुबह आती है तो मुझे गोदी में उठा करके नीचे ले जाती है, फिर मैं नीचे ही रहती हूँ, नाश्ता वहीं करती हूँ, टीवी देखती हूँ और रात में मेड मुझे वापस ऊपर लिटा करके चली जाती है। ये बताइए कि सुबह जब काम वाली आती है तो उसके लिए दरवाज़ा कौन खोलता है? वो असल में उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी, दरवाजा खोल करके वो खुद से अंदर आ जाती थी। डिटेक्टिव मैक्सवेल कुछ देर सोचते रहे, फिर तेजी से यहाँ से निकल गए। मैडम लूसिया सोच रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। डिटेक्टिव मैडम के कमरे में फिर से आ गया और इधर उधर देखने लगा जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। मैडम लूसिया उनके पीछे आ गईं और गुस्से में बोली, अरे आप फिर इस कमरे में आ गए, आपको किस चीज की तलाश है? मैं थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपसे ये केस नहीं सॉल्व होगा, आप यहाँ से फौरन चले जाएं। सॉरी मैडम लूसिया, बस मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जब खूनी ने आपकी मेट को मारा तो आपने ऊपर से देख लिया, फिर आपने अपने आप को फौरन से इस कमरे के अंदर बंद कर लिया, फिर उसके बाद आपने पुलिस को कॉल की, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऊपर की मंजिल में फ़ोन है कहाँ? आपके घर में तो फ़ोन सिर्फ नीचे है। अगर फ़ोन ऊपर नहीं तो यकीनन इन्होंने नीचे जाकर के फ़ोन किया। अरे ये क्या, मैडम लूसिया कहाँ चली गईं? डिटेक्टिव मैक्सवेल समझ गए कि मैडम लूसिया ने ही अपनी मेड का कत्ल किया है और बहुत सालों पहले अपने शौहर का भी। इनके कमरे में रखी हुई दवाइयों को देख करके ये तो पहले ही समझ गए थे कि ये एक जहनी मरीज हैं और पागलपन की दवाइयाँ खाती हैं। मगर मैडम लूसिया इतनी तेजी से भाग करके गई कहाँ? ओह नो, घर का दरवाजा खुला हुआ है। डिटेक्टिव मैक्सवेल के हाथ में गन थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैडम लूसिया इनके पीछे ही खड़ी हुई थी। ये एक साइको की तरह हंस रही थी। डिटेक्टिव मैक्सवेल को जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़े से छुरे से हमला करके इन्होंने डिटेक्टिव को जख्मी कर दिया। डिटेक्टिव मैक्सवेल का तेजी से खून बहता देख करके ये जुनूनी पागल की तरह हंस रही थी। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ डिटेक्टिव, बड़ा आया मुझे पकड़ने के लिए। ये घर का दरवाजा बंद करने के लिए जा रही थी, मगर डिटेक्टिव मैक्सवेल ने हिम्मत करके इस पर फायर किया और इसको जान से मार डाला और इस केस को सॉल्व कर दिया, मगर ये खुद भी मारे गए।